यू वोंट बिलीव कि कुछ लोगों ने मुझे कुछ लेडीज़ थी जो आई थी, उन्होंने मतलब मुझे सती तक होने का आइडिया दे डाला था कि अब एक्जिस्टेंस अभी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी आके पड़ी है, ऐसे जी नहीं सकती, तुम्हें तो इसके हाँ, सो मतलब और कहीं न कहीं आप उन बातों में आ जाते हो कि यार मतलब ये लोग सही कह रहे होंगे अभी। बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो कहाँ से क्या मेरे दिमाग में आया 6-7 दिन तक मैं इस चीज़ों में उलझी रही और मेरे भी दिमाग में आया कि मुझे आई शुड कमिट सुसाइड एंड आई शुड कमिट सुसाइड विद माय चाइल्ड। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के हिंदी पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, कैप्टन शालिनी सिंह। शालिनी जी की जर्नी शुरू हुई एक आर्मी वाइफ बनने से, पर अफसोस कुछ साल बाद उन्होंने अपने पति मेजर अविनाश को एक हादसे में खोया। उनके जाने के बाद वो खुद एक आर्मी ऑफिसर बनी, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बनी और साथ ही साथ उन्होंने मिसेस इंडिया का टाइटल भी जीता। वो पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं और वो आम आदमी पार्टी का एक अहम हिस्सा है। हजार तकलीफों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हर प्रॉब्लम का डटकर सामना किया और आज वो हम सबके लिए एक मिसाल है। बहुत धन्यवाद आपका शालिनी जी कि आप पॉडकास्ट पर आई। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच करण और जय, आपने हम मुझे यहाँ इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी अपना इस कोविड के टाइम में आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं और सभी सुनने वाले भी अपना ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो शालिनी जी, आपकी जर्नी की शुरुआत हम एक्चुअली आपकी शादी से करना चाहेंगे। हमने सुना है कि जब आपकी मुलाकात मेजर अविनाश से पहली बार हुई, तो आपका एक्चुअली शादी करने का कोई इरादा नहीं था। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये है 1996 की बात। उस टाइम मैं अपनी ग्रेजुएशन में थी, फर्स्ट ईयर ही कर रही थी एक्चुअली एंड बीइंग फ्रॉम अ राजपूत फैमिली के होने की वजह से हमारे यहाँ लड़कियों की शादियाँ जल्दी कर दी जाती हैं। और तो मेरे पेरेंट्स भी ने भी ऐसा ही सोचा कि एक अच्छा लड़का मिल रहा है तो शादी कर लो, आपने जो पढ़ाई पढ़ाई करनी है या करियर बनाना है वो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को समझाने का उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज़ वो नहीं समझते हैं, उनको तो अपने जो रीति-रिवाज़ हैं वो निभाने होते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि चलो एक आर्मी ऑफ़िसर है तो इनको मैं अपनी बात कह सकती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और मैं मना करूँ इससे अच्छा आप मना कर दो और मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ या मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत कम एज है मेरी शादी का, अभी तो कॉलेज शुरू किया है। तो बस एक ऐसा ही थॉट के साथ मैं मिली थी बट वो थॉट अ, ऐसा हो नहीं पाया, मतलब आई आई एंडेड अप उनसे शादी कर हो गई मेरी। बिल्कुल। एंड देन आप एक आर्मी वाइफ बनी और हिंदुस्तान में जाहिर सी बात है आर्मी ऑफिसर्स को बहुत इज्जत दी जाती है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं। पर उनके साथ साथ आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज भी बहुत सैक्रिफाइस करती हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं एक आर्मी वाइफ की लाइफ कैसी होती है? आई इमेजिन एक परमानेंट सेंस ऑफ फियर होता होगा कि आज मेरे पार्टनर को कुछ हो ना जाए। करण, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करने के लिए सोची तो शायद उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आर्मी एक्चुअली है क्या? जो ज़्यादातर सिविलियंस के दिमाग में होता है कि आर्मी में बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, बहुत लग्ज़ूरियस लाइफ है और बहुत मज़े करते हैं आर्मी के लोग। और तो यही सब थॉट मेरे पेरेंट्स के माइंड में भी था बिकॉज़ हम लोग एक प्योर सिविलियन फैमिली थे और आर्मी का कोई टच नहीं था हमारी फैमिली को। और जब मैं शादी होके गई तो आप मानोगे नहीं, शुरुआत के दिन तो मुझे भी बस ऐसा ही था कि आर्मी की लाइफ बहुत अच्छी है। हस्बैंड थे, बहुत ध्यान देते थे और जो यूनिट का लोग है, जो एक हम आर्मी में एक जो रेजिमेंटल वो होता है कनेक्ट और एक जो फैमिली कनेक्ट होता है, एवरीबॉडी इज़ लाइक अ फैमिली। सीनियर सीनियर ऑफिसर्स हों, जूनियर ऑफिसर्स हों या उनकी फैमिलीज़ हों, हम सब एक बड़े परिवार की तरह, जॉइंट फैमिली की तरह होते हैं। तो शुरू में तो मुझे भी बिल्कुल अच्छी-सी वही वाली फीलिंग थी बट सबसे पहला सदमा मुझे लगा था, एक हमारे घर एक ऑफिसर और उनकी वाइफ लंच के लिए आए थे और मेरी नई-नई शादी हो रखी थी तो कोई भी आता था तो जो भी आर्मी के प्रोटोकॉल होते थे मेरे हस्बैंड मुझे बताते रहते थे, काफ़ी कुछ सीखा था मैंने। और उनके जाने के 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला कि वो ऑफिसर शहीद हो गए कश्मीर में। तो पहली बार मुझे एक झटका लगा, पहली बार मुझे एक कहते हैं ना कि
आर्मी की जो सच्चाई थी वो मुझे पता लगी और उसके बाद इस इंसिडेंट के ठीक 1 साल के बाद मैंने भी अपने हस्बैंड को खो दिया। तो लेकिन जब मैंने पहली बार उनका सुना था जो अफ़सर मेरे घर आए थे, कर्नल अजीत भंडारकर, उनका जब मैंने सुना, तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एक डर हो गया था कि मतलब लाइफ़ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है आर्मी ऑफ़िसर्स की और ऑफ़िसर के साथ-साथ फैमिली का भी उतना ही सैक्रिफ़ाइस है। फैमिली के लिए भी उतना ही अनसर्टेन है, बच्चों के लिए बहुत अनसर्टेन है, माँ-बाप के लिए बहुत अनसर्टेन है। फैमिली अब फैमिली में भाई-बहन भी होते हैं उस ऑफ़िसर के, हर हर कोई मतलब एक कहते हैं ना कहीं न कहीं माइंड में रहता है और क्या होता है ये सब चीज़ें मतलब मेरे लिए तो ये था कि हम टीवी में देखते थे, मैंने अपने हस्बैंड के साथ बॉर्डर मूवी देखी थी। और मतलब उस और उसके बस कुछ दिनों बाद ही मैंने उस हादसे का शिकार हुई थी। एंड जैसे आप कह रहे हैं कैप्टन शालिनी, बहुत से लोगों का सैक्रिफाइस होता है, नॉट जस्ट द जवान, नॉट जस्ट द ऑफिसर्स एंड द पीपल जो बॉर्डर पे हैं, बट ऑल्सो द फैमिली, भाई बहन, परिवार, माता पिता, स्पाउसेस। शालिनी जी, अगर हम इस मोड़ पे अभी आए हैं तो हम अगर इसके बारे में थोड़ा और बात कर सकते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है, कि मेजर अविनाश शहीद एग्जैक्टली कैसे हुआ और फिर ये खबर आप तक कैसे पहुंची? सो ये हादसा है 2001 सितंबर 28 सितंबर 2001 का और ये कश्मीर में पोस्टेड थे 8 आरआर 8 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे ये और इनको 1 साल हो चुका था उस यूनिट में और जब इनकी कश्मीर पोस्टिंग आई थी तो मैं काफ़ी रोई भी थी कि आप कैसे भी चेंज करा लो इसको और मतलब एक एक बहुत मतलब एक किसी भी वाइफ का डर हो सकता है जिसने एकदम देख लिया हो कि हाँ, भाई लोगों की डेथ हो जाती है यहाँ पे। सो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैंने यूनिफ़ॉर्म पहनी है इसी दिन के लिए पहनी है और अगर मैं यहाँ नहीं गया तो मैं फेल हो गया अपनी ड्यूटी में। और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ मेंटली बहुत कुछ वो प्रिपेयर कराते रहते थे। अ, म डायरेक्टली तो हाँ, वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैं शहीद हो जाऊँगा तो क्या बट ऑलवेज़ ही यूज्ड टू टेल मी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इनको रात को कुछ पेट्रोलिंग के लिए जाना था, फिर इनको खबर मिली कि कहीं पे कुछ टेररिस्ट हाइड आउट है कहीं पे। सो ये अपने कुछ बंदों के साथ वहाँ पे इन्होंने चेकिंग के लिए गए और उस हाइड आउट में टेररिस्ट थे और क्रॉस फायरिंग हुई। तो इन्होंने टेररिस्ट को मारा और बट इनको भी गोली लगी और उनके गन शॉट इंजरीज़ थी जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है 40 टू 45 गन शॉट इंजरीज़ इन हिज़ एब्डोमेन। I think he we could like there was no time for us to take him to hospital and he died there only. वो और जिस जगह पे था वो बहुत इंटरनल इट वाज़ मोर ऑफ अ जंगल जैसा था। तो कोशिश की गई थी कि इनको एयर इवैक्यूएट किया जाए बट क्योंकि जंगल इतने अंदर और इतने डेंस थे कि चॉपर को लैंड करने के लिए भी जगह नहीं मिली और सो जो उनके साथ बंदे थे उन्होंने ये बताया कि 10-15 मिनट्स ही वाज़ अलाइव बट उससे ज़्यादा वो नहीं सर्वाइव कर पाए। ये एक हादसा हुआ जो और हमें खबर तो आर्मी में ये होता है कि आपको सीधे फ़ोन करके नहीं बताया जाएगा कि आप इस सो एंड सो जो आपके घर का मेंबर है उसकी ऐसे डेथ हो गई है। तो आपको पहले कॉल आएगी कि भई ऐसे-ऐसे इंजर्ड हो गए हैं, फिर कॉल आएगी अच्छा थोड़ी सो दैट दे कैन मेंटली प्रिपेयर यू एकदम से कोई भी ट्रॉमा में जा सकता है बिकॉज़ इट्स बहुत शॉकिंग न्यूज़ होती है। तो जो पहला कॉल आया था वो मेरे फादर इन लॉ के पास आया था, लैंडलाइन पे आया था, फादर इन लॉ से बात किया था और मैं उस टाइम घर पे नहीं थी बिकॉज़ जैसा मैंने बताया मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो मैं कॉलेज गई हुई थी और मैं कॉलेज से आई तो घर में बड़ा सन्नाटा था और मेरी कज़िन सिस्टर थी मेरे साथ, मैंने उसको पूछा कि इतना घर में सब लोग चुप क्यों? बोलते कुछ कोई बात नहीं है और कहीं न कहीं पता नहीं क्यों उस सन्नाटे अजीब-सा सन्नाटा था घर में मतलब घर रोज़ जैसा ही था लेकिन एक कहते हैं ना एक अजीब-सा एक वो मतलब आपके दिल को चीरने वाला जिसको मैं बोलूँ,
तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं सीधे अपने फादर इन लॉ के पास गई और मैंने बोला कि क्या कोई फ़ोन आया था इनके पास से क्या? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें किसने बोला? मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा लगा। तो क्योंकि जो उस लड़की ने बोला मेरी कज़िन ने कि मेरे फादर इन लॉ के पास फ़ोन आया था, तो उससे मेरा माइंड वो ठनक गया, क्योंकि आर्मी का एक वो है कि अगर ऑफ़िसर ठीक है तो आपके पास कॉल नहीं आएगा। अगर इनकी जगह किसी और का कॉल आ रहा है दैट मीन्स समथिंग इज़ नॉट राइट। सो आर्मी में कहते हैं नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अगर आपके पास कोई खबर नहीं है इनकी तो इसका मतलब ही इज़ फाइन, और अगर कोई दूसरा कुछ फ़ोन करके कुछ खबर दे रहा है दैट मीन्स समथिंग इज़ नॉट राइट। तो मुझे लोगों ने पूरा 24 घंटे या 30 घंटे तक कुछ नहीं बताया। मेरे फादर इन लॉ को पता लग गया था। इन लोगों ने बस मुझे यही बोला कि उसको गोली लगी है और लखनऊ लेके आएँगे कश्मीर से, तो मैं बिल्कुल इंसिस्ट करने लगी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे तुरंत जाना है। और काफ़ी मतलब उस टाइम ये हो जाता है ना, इतने लोगों का प्रेशर हो जाता है, इतने घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आपकी इतना भी कोई सुनता नहीं है, बट काफ़ी मैंने जद्दोजहद करके ये किया कि मैं लखनऊ जाऊँगी। सबने मुझे बोला कि इनको लखनऊ लेके आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर मैं लखनऊ गई अगले दिन। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। मुझे तब भी नहीं पता था और मैं पहले एक मंदिर गई कि सलामती की दुआ की, प्रसाद लिया और मैंने प्रसाद, मेरा ब्रदर था, इनका ब्रदर था, मेरी सिस्टर इन लॉ थी। मैंने इन सबको प्रसाद दिया और मुझे नहीं पता था, क्योंकि इन सबको पता था कि ही इज़ नो मोर, तो उन सब ने प्रसाद को फेंक दिया था। इन लोगों ने किसी ने प्रसाद नहीं खाया कि इस प्रसाद की कोई अब मोल नहीं रह गया है। और बाद में इन लोगों ने मुझे बताया कि हमने प्रसाद नहीं खाया था वो। और जब मैं लखनऊ पहुँची तो लखनऊ एयरपोर्ट से 10 मिनट पहले इन लोगों ने गाड़ी रोक के मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे नहीं रहे हैं भैया। और सबसे शॉकिंग ये था कि मैं एयरपोर्ट जाके ये सोच रही थी कि आई विल मीट हिम, आई विल टॉक टू हिम, और मैं बहुत अच्छे से तैयार होके गई थी कि ही विल फील नाइस कि मैं अच्छे से आई हूँ। और मुझे बस उनका कॉफ़िन दिखाया गया और मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया गया, जो कि मतलब आज तक मैं सोचती हूँ तो मेरे मतलब अभी भी रूह काँप जाती है मेरी कि हाय! एक बंदे पे जिस पे मैं इतना ज़्यादा, एक होता है ना कि आप इतना गर्व करते हो, ही वाज़ 6'4" एंड सो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग एंड ही वाज़ जस्ट लाइंग लाइक दिस इन अ कॉफ़िन। तो या सो We truly salute the sacrifice that Major Avinash has made for our country. Thank you to you also. ये पूरे फैमिली का sacrifice है. बट शालिनी जी, जैसे आपने कहा आपकी पूरी लाइफ ही उनके अराउंड सेंटर्ड थी और आपने जिंदगी में शायद हमेशा एक होम मेकर बनने का ही सोचा था, पर सडनली आप एक सिंगल मदर थी जिसे अपने बच्चे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना था. उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था और कैसे आपने खुद को संभाला? जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो एकदम से क्या हुआ था कि मतलब अ, जितने भी लोग थे, चाहे वो मेरे पेरेंट्स की तरफ के हों, चाहे मेरे इन-लॉज़ की तरफ के हों या मेरे फ्रेंड्स हों, कहीं न कहीं सबको एक ये हो गया कि इस बेचारी का क्या होगा? बच्चा है छोटा 1.5 साल का, और मैं उस टाइम 23 इयर्स की थी। अब इसका क्या होगा? अब कौन इसे देखेगा? और मैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, मैंने दुनिया बिल्कुल नहीं देखी थी। मैंने कभी घर से बाहर अकेले नहीं गई थी, चाहे वो शादी के पहले हो, बिकॉज़ मेरा ब्रदर था, पे फादर थे, शादी के बाद मेरे हस्बैंड थे, मेरे फादर इन लॉ थे। तो एक मतलब मेरे को कभी ऐसे कोई एक्सपोज़ नहीं हुई थी मैं आउटसाइड वर्ल्ड में ऐसे अकेले जाके। और कहीं न कहीं जो एक लोगों का होता है अब तुम्हारा क्या होगा? आप कैसे करोगे? तो कहीं न कहीं एक डर मन में बैठ गया कि सच में अब मेरा क्या होगा? टाइम ये ध्यान नहीं आ रहा है कि मेरा भाई भी है, मेरे फादर भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन मतलब एक जो हम कनेक्ट करते थे कि हस्बैंड नहीं है तो अब आप। एंड यू वोंट बिलीव कि कुछ लोगों ने मुझे, कुछ लेडीज़ थी जो आई थी, उन्होंने मतलब मुझे सती तक होने का आइडिया दे डाला था कि अब एक्जिस्टेंस अभी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी आके पड़ी है, ऐसे जी नहीं सकती, तुम्हें तो इसके हाँ, सो मतलब और कहीं न कहीं आप उन बातों में आ जाते हो कि यार मतलब ये लोग सही कह रहे होंगे अभी। बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो कहाँ से क्या मेरे दिमाग में आया, 6-7 दिन तक मैं इस चीज़ों में उलझी रही और मेरे भी दिमाग में आया कि मुझे आई शुड कमिट सुसाइड एंड आई शुड कमिट सुसाइड विद माय चाइल्ड। ये सब थॉट्स के साथ मैं डील कर रही थी।
एंड तब मेरे को लगा कि नहीं, आई स्पोक टू माय डैड कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ और आप प्लीज़ मैं अपने डैड से बहुत अटैच थी, तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ मेरे बेटे का ध्रुव नाम है उसका, उसका प्लीज़ आप ध्यान रखना। एंड सो ही सेड मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने कहा नहीं, अभी तो हस्बैंड नहीं है तो फिर कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ की। बट देन ही शोड मी कि हँस रहा है तुम्हारा बच्चा, उसको देखो, उससे सीखो, उस बच्चे से सीखो कि हर दुःख में भी कैसे आदमी चाहे तो मुस्कुरा सकता है और कैसे हँसते हुए दुःखों का सामना कर सकता है। तो शायद वो बात कहीं मेरे दिमाग में बैठी और फिर मैंने सोचा कि इतने कमज़ोर तो नहीं हैं हम, और और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे हस्बैंड ने शायद मुझे इतना कमज़ोर नहीं सोचा होगा। और वहाँ से मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ़ को अभी खुद अपने आप को, जो लोग मुझे कमज़ोर कह रहे हैं, जो लोग मुझे, और जिन लोगों के सामने मैं एक मतलब वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक वो वर्ड होता है अबला नारी बना, आई वांटेड टू चेंज दैट टर्मिनोलॉजी फॉर मी कि नहीं, कहीं न कहीं आई हैव टू चेंज इट, और मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि मैं आर्मी जॉइन करूँगी। और जब मैंने इस चीज़ को बोला तो मेरे हस्बैंड की डेथ को 10 डेज़ हुए थे। तो सबको लगा कि शायद शॉक से, ट्रॉमा से थोड़ा इसका दिमाग हिल गया है और इस टाइप की बातें करी। किसी ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। बट कहीं न कहीं मैंने इस बात को सोच लिया था कि आई विल जॉइन आर्मी, और इनके फिर कलीग्स के साथ मैंने बात किया। मैं भी, कुछ लोगों ने मुझे एनकरेज किया, कुछ ने बोला कि इट इज़ वेरी टफ, आप बहुत वीक हो। सबने मुझे बहुत वीक देखा था एक्चुअली, डिपेंडेंट, टू मच डिपेंडेंट ऑन द फैमिली मेंबर्स। बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मुश्किल नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। तो बस वहाँ से शायद मैंने अपने आप को एक रिज़ॉल्व लिया, क्योंकि मैं ना एक डेड एंड पे बैठी थी, इट इज़ लाइक अ डेड एंड ऑलरेडी, जहाँ पे मैं सोच रही हूँ टू क्विट माय लाइफ़, जहाँ मैं अपना जीवन जीना नहीं चाह रही हूँ, जहाँ लोग मुझे सती होने का आइडिया दे रहे हैं। तो अगर मैं एक एक चूज़ करती हूँ कि मैं अपने जीवन को डिग्निटी के साथ जीऊँगी, अपने बच्चे को एक डिग्निफाइड लाइफ दूँगी, तो उसके लिए अगर एक मेरे को एक ऐसी राह पे चलना पड़े जो बहुत मुश्किल है, तो चल के देख लेती हूँ, शायद रास्ता निकल आएगा। तो बस इन्हीं थॉट्स के साथ मैंने चूज़ किया कि मैं आर्मी को खुद जॉइन करूँगी। जी, जी। ऑल्दो शालिनी जी, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि उस समय आपने स्पेसिफिकली आर्मी जॉइन करने का डिसीजन क्यों लिया? बिकॉज़ उस समय जैसे आपने कहा आप सिंगल मदर थी और आपको खुद को भी सँभालना था, अपने बच्चे को भी सँभालना था। तो आपके ख़्याल में ऐसा क्यों है कि आपने कोई और रास्ता नहीं चुना बल्कि आर्मी का रास्ता चुना? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा जाए आपने, ये बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। एक्चुअली क्या था कि मेरे हस्ब जब हमारा बेटा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे ड्रीम्स उसके लिए बनाए कि आर्मी में रहते हुए मैं उसको ये कराऊँगा, मैं उसको वो कराऊँगा। और कहीं न कहीं शायद मैंने अपने हस्बैंड के साथ जो आर्मी का एक कनेक्ट देखा था, तो मैंने जब इनके कुछ कलीग्स ने मेरे को बोला कि आप आर्मी जॉइन कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि शायद इस तरह से मैं इनके साथ रहूँगी। फिज़िकली भले ही मेरे साथ ना हो, बट एक मैं उसी एनवायरनमेंट में रहूँगी। मैं अगर यूनिफ़ॉर्म पहनूँगी तो इट विल बी हिम, इट विल नॉट बी मी, बिकॉज़ मैं, आई एम तो ऑलरेडी मैरिड एंड आई हैव माय ओन लाइफ़। बट अगर मेरे को एक रास्ता दिखा रहा है भगवान कि मैं खुद अगर आज यूनिफ़ॉर्म के लिए जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये कहीं न कहीं उस रास्ते पे है मेरे साथ। और मैंने बस इन्हीं सब उस टाइम बहुत क्लैरिटी नहीं थी थॉट्स में जय, मतलब बस बहुत माइंड बहुत कन्फ्यूज़ था, और जो मैं करना चाह रही थी शायद उसमें लोगों लोगों में श्योरिटी नहीं थी कि ये करेगी, नहीं करेगी, अपनी लाइफ़ और परेशान होगी। मतलब मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि मैं, हम बैठे हैं ना, मतलब तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? और लोग क्या कहेंगे कि बेटे की डेथ हो गई और ससुर जो है ध्यान भी नहीं रख पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न था, बट ये क्लियर था कि आर्मी के थ्रू ही मैं वापस अपनी उस लाइफ़ में जा सकती हूँ जिसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ ही और मेरे बच्चे को वो चीज़ मैं दे सकती हूँ। आई थिंक वही रीज़न रहा होगा। मुझे खुद शायद अभी इतना क्लैरिटी नहीं है कि मैंने उस टाइम क्यों मेरे इस फ़ील्ड को चुना। उसके बाद ऑफ कोर्स आपने एसएसबी एग्जाम दिया, उसे क्लियर किया, एंड देन आप ट्रेनिंग के लिए गई।
कुछ ट्रेनिंग की मेमोरीज शेयर कीजिए, कितना मुश्किल था आपके लिए और फिजिकली मेंटली कैसा प्रभाव रहा आप पे? तो एसएसबी क्लियर करने के बाद जब मैं अकेडमी पहुंची तो मेरे हस्बैंड की डेथ को 6 मंथ्स हुआ था। बहुत कम टाइम हुआ था इनकी डेथ को। और उसके उससे भी ज़्यादा ये था कि हस्बैंड तो चलो नहीं रहे, फिर बच्चे को भी छोड़ के आना था। तो बच्चे को भी मैंने कभी छोड़ा नहीं था, तो एसएसबी में जब मैं गई तो पहली बार उसको छोड़ा, लेकिन तब हम उसको अपने साथ लेके गए थे और वो मेरे पेरेंट्स के साथ दूसरी जगह पे था, बट वी वर इन द सेम सिटी। और एसएसबी क्लियर करने के बाद फिर 3-4 महीने तक हमने एक मॉक रन किया था। हम एक ही शहर में अलग-अलग घरों में रहते थे, जिससे कि उसको आदत पड़ जाए मेरे बिना रहने की, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आ सकती हूँ। और क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग करूँगी तो 6 महीने की ट्रेनिंग में 1 भी दिन का ब्रेक नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, सो आई कांट कम्युनिकेट। एंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ट्रेनिंग छोड़ के ही जाना पड़ेगा, मैं कोई ऐसे छुट्टी लेके नहीं जा सकती। तो ये सबसे बड़ा एक मेरे लिए अकेडमी पहुँच के वो चैलेंज था। लेकिन अब अकेडमी पहुँच गई थी, थोड़ा मुझे ऐसे लगा शायद मैं अकेडमी पहुँच गई तो अब ऑफिसर बन जाऊँगी। बट मुझे ट्रेनिंग तब शुरू भी नहीं हुई थी। फर्स्ट वीक तो खाली आपको वहाँ पे ओरिएंटेशन होता है कि जगह दिखा रहे हैं, और जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो जैसा मैं अपनी हर टॉक में कहती हूँ कि मेरी फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जितना मैं अपने आप को प्रिपेयर करके गई थी, उससे 500% ज़्यादा मुश्किल था। मेरे लिए थोड़ा और मुश्किल था क्योंकि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, तो मेरी बॉडी वाज़ नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। मैंने स्कूल कॉलेज में कभी ज़्यादा फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं थी, स्पोर्ट्स में नहीं थी, और कोई ऐसा एडवेंचर एक्टिविटीज़ में नहीं थी कि बिकॉज़ आर्मी व्हेन यू कनेक्ट, तो आर्मी इज़ ऑल अबाउट आपका फिज़िकल स्टैमिना, योर मेंटल स्टैमिना, आप कितने आपने स्पोर्ट्स खेले हैं, कितना आपने अपना रनिंग की है और ये सब। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो शुरू में 15-20 दिन जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मतलब माइंड, बॉडी सब कुछ शॉक में चला गया था, और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इनिशियल 1 मंथ बहुत दिक्कत हुई, मेरे कई चोटें लगी, आज भी मेरे आई कैन शो देयर आर स्कार्स इन माय बॉडी जो मुझे ट्रेनिंग से मिले हैं, और काफ़ी मेरी नाक भी टूट गई थी। और बट आई थिंक ऑल दीज़ थिंग्स, इन चीज़ों ने मुझे रियलाइज़ कराया कि एक जो ह्यूमन माइंड है, आप अगर उसको कंट्रोल कर लो, तो आपका फिज़िकल, आपका तो बस कुछ भी नहीं है। तो आर्मी ने मुझे एक मेंटल स्ट्रेंथ सिखाया कि हम अपने माइंड से, इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ इन योर माइंड। अगर हम अपने माइंड पे कंट्रोल पा लें, अगर हमारा माइंड एग्री कर लेता है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकती हूँ, तो मैं दौड़ सकती हूँ। अगर मेरे माइंड में ये बैठ गया कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं नहीं कर सकती। तो मैंने वो सब कुछ वहाँ पे किया जो और भी लड़कियों ने किया, जो पहले से जो 1-1 2-2 साल से मतलब आर्मी की तैयारी कर रही थी। और मैं वहाँ पे सिर्फ आई थिंक 1 महीने से भी कम की तैयारी में वहाँ पहुँची थी। आपकी कहानी में शालिनी जी आई थिंक एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट जो था वो ये था जब आपने आई थिंक शायद मेजर अविनाश की पहली डेथ एनिवर्सरी भी नहीं हुई थी, उसके पहले आपने हाँ उनके जी। बिहाफ पे उनका कीर्ति चक्र फुल यूनिफॉर्म में रिसीव किया था प्रेसिडेंट कलाम से। क्या आप हमें इस मोमेंट के बारे में बता सकते हैं? See, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। सो हाँ, जो ऐसा था कि जब इनका अवार्ड अनाउंस हुआ तब मैं अकेडमी में थी, और इनकी डेथ के 20 डेज़ पहले मैं ऑफिसर बनी। जो इनका डेथ का फर्स्ट एनिवर्सरी था, सॉरी, फर्स्ट एनिवर्सरी जो इनकी थी, डेथ डेथ एनिवर्सरी। शॉर्ट ऑफ 20 डेज़ मैंने यूनिफॉर्म पहना, ऑफिसर बनी। बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स वाला डे था वो, बिकॉज़ खुशी भी हो रही थी और दुःख भी हो रहा था, बिकॉज़ यूनिफ़ॉर्म मिली थी तो बहुत कुछ खोया था, और बहुत कुछ खोया था तो शायद भगवान ने मुझे एक तरह से कॉम्पेंसेट किया कि मैं अपने पैरों पे खड़े होके एक डिग्निफाइड लाइफ़ अपने को और अपने बच्चे को दे सकती हूँ। और जब इनका अवार्ड लेने गई, उस यूनिफ़ॉर्म में वॉक करना शायद मेरी लाइफ़ का आज तक का, मतलब इतने साल हो गए, इतने इतने अचीवमेंट्स लोग मुझे गिना देते हैं, बट ये मेरी लाइफ का शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट और ट्रिब्यूट रहा है मेरे हस्बैंड को। तो अगर आपने एक बहुत बहादुरी का एक काम करके गए, तो शायद मैंने आपका सर झुकने नहीं दिया, एंड आई
कहते हैं ना कि कि भई उसकी वाइफ़ है, वो वाला लेवल मेंटेन किया कि मैं पोडियम तक गई वो अवार्ड लेने, तो मतलब वो कहते हैं बहुत खुशी भी थी, बहुत दुःख भी था, और बहुत खुद पे बहुत प्राउड फीलिंग हो रही थी कि मैंने एक अपने हस्बैंड का नाम और रोशन किया। अवार्ड उनका था, उनके बिहाफ़ पे ले रही थी। लेकिन सिर्फ़ एक मैं मीडियम थी क्योंकि यूनिफ़ॉर्म भी थी मेरे पास। और I just became a medium. I think he got into me to take that award. सो ब्यूटीफुल, सो पावरफुल। कैप्टन शालिनी, आपकी आर्मी में तो आपके काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, बट फिर आपने आर्मी लाइफ को छोड़ के फिर से सिविलियन लाइफ को अपनाया। एंड मेरे ख्याल में सिविलियन लाइफ भी आर्मी लाइफ से कुछ आसान नहीं थी आपके लिए, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। पहले तो आपका एक इतना बुरा कार एक्सीडेंट हुआ था कि मैं समझता हूँ कि जब डॉक्टर्स फ्रैक्चर्स को देख रहे थे, इतने फ्रैक्चर्स थे कि उन्होंने फ्रैक्चर्स को ही गिनना बंद कर लिया था। एंड आई थिंक उन्होंने ये भी कहा था कि आप शायद ठीक से चल नहीं पाएंगी उसके बाद। पर आपने ना सिर्फ डॉक्टर्स की बात को गलत प्रूव किया, आप एक्चुअली, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप 21 किलोमीटर के मैराथन भी रन करती है। तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि मेंटली भी और फिजिकली भी आपने खुद को ऐसे सदमे से बाउंस बैक कैसे कराया? हाँ, सो जो आर्मी छोड़ने के बाद लाइक मैंने 2007 में आर्मी छोड़ी है, 2009 में ये रोड एक्सीडेंट हुआ। और मतलब इतना बुरा रोड एक्सीडेंट था जैसा आपने बताया, मतलब आज भी याद करती हूँ तो मतलब एक बार बॉडी पूरी काँप जाती है। मेरे 18 से ज़्यादा फ्रैक्चर हुए थे और 18 वाज़ काउंटेड एंड रिटन बाय डॉक्टर। उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब वी कांट इवन काउंट बिकॉज़ कई जगह बोन्स के इतने फ्रैगमेंट्स थे कि दे स्टॉप काउंटिंग। और उसके बाद मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी, मतलब आई कुडन्ट इवन गेट अप कि मैं वॉशरूम भी खुद नहीं जा सकती थी। आई वाज़ 100% ऑन बेड। और बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मेरी सारी बोन्स बाहर थी, तो कई सर्जरीज़ हुई थी। आज भी मेरी बॉडी में, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे बॉडी में बहुत इम्प्लांट्स अभी भी लगे हुए हैं। और डॉक्टर ने बस ये बोला कि मैं लाइफ़ लॉन्ग लिम्प करके चलूँगी। और कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी काइंड ऑफ कोई फिज़िकल स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज़ेज़ या एडवेंचर स्पोर्ट्स ये सब कभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी बॉडी में शॉक लगेगा तो बॉडी दोबारा डैमेज हो जाएगी। ऐसा मैं कोई रनर नहीं थी क्योंकि जब मैं अकेडमी पहुँची थी तो मैं द 100 मीटर भी नहीं दौड़ सकती थी, लेकिन आर्मी में आने के बाद वे हमारी लाइफ़ हो जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी का पार्ट ऑफ अस, पीटी वगैरह इतना रूटीन हो जाता है, गेम्स हो जाते हैं व्हिच इज़ मैंडेटरी इन आर्मी। तो कहीं न कहीं मुझे रनिंग का एक शौक हो गया था। और तब तक मैं बहुत अच्छी रनर नहीं थी, लेकिन ये था कि मैं आर्मी में हो रहते हुए मैं डेली 5 टू 8 किलोमीटर्स रनिंग कर लेती थी अपने ट्रूप्स के साथ, अपने बंदों के साथ। और मतलब एक तरह से मतलब फिट रहना भी मैंडेटरी है, वहाँ पे आपका मेडिकल होता है, सब होता है। तो जब डॉक्टर ने ये बोला तो मैं आर्मी छोड़ चुकी थी, ऐसा कोई मेरे कंपल्शन नहीं था, कॉर्पोरेट में मुझे कोई रनर का वो करना नहीं था। इन 6 टू 8 मंथ्स तो मुझे लगा बेड से खड़े होने में। और उसके बाद मैं व्हीलचेयर पे आई। व्हीलचेयर के बाद मैं स्टिक लेके चली, तो कहीं न कहीं मेरा जो पैर था जिसमें इतना बुरा वो हुआ था एक्सीडेंट, उसको जो इतना बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था वो पैर चलना भी भूल गया था। रनिंग तो बहुत दूर की बात है। मैं उस पैर को ज़मीन पे रख के चल नहीं पाती थी बिकॉज़ उस पैर की पूरी स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। और साथ में मेरी हैंड भी था, बैक भी थी, मेरा जॉ था, बहुत कुछ टूटा हुआ था। बट मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि मुझे ना नॉर्मल चलना है, और मैं ना हील्स बहुत पहनती थी। तो मैंने उनको बोला मुझे अपनी हील्स वापस पहननी है। तो ही वाज़ लाइक कि अभी पता ही नहीं चल पाएगी कि नहीं, इसको हील्स की चिंता है। उनको ये हो गया कि मतलब लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। इसको ये नहीं पता कि चल पाएगी कि नहीं सही। सो मैंने कहा नहीं, मैं हील्स भी पहनूँगी और मैं रनिंग भी करके दिखाऊँगी। दिस व्हाट आई टोल्ड माय डॉक्टर। तो ही वाज़ ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं करके, ही टोल्ड मी। और मैंने मैराथन के लिए एनरोल किया, तब उस टाइम एयरटेल मैराथन आया था। फर्स्ट टाइम शायद फर्स्ट या सेकंड सीज़न था उनका। और मैंने फॉर्म भरा, 5 किलोमीटर्स उनका मिनिमम था। और मैंने अपने डॉक्टर को कॉल करके बताया तो ही वाज़ लाइक कि आप जाना भी मत भीड़ में, बॉडी इज़ वेरी इंजर्ड, झटका लग गया, कुछ हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊँगी।
और मैं गई और मैं नहीं कर पाई। मतलब मैंने स्टार्ट किया, जैसे ही मैराथन स्टार्ट हुआ तो एट मैराथन इज़ लाइक इतना क्राउड होता है, पीपल जस्ट रन एंड तो मैं थोड़ा तो अपने बॉडी की वज़ह से थोड़ा साइड में ही खड़ी थी बट आई कुडन्ट रन। तो मैंने वॉक ही किया बट मैंने थोड़ा ही वॉक किया और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। तो फिर मैं वापस आ गई। इट वाज़ लाइक 500 मीटर से कम किया होगा। और उस 500 मीटर का ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा था, बट मैं वापस आ गई एंड मैं लेकिन बिल्कुल आके घर पे दुखी नहीं हुई और मतलब मेरे को कोई अफ़सोस नहीं हुआ बल्कि आई वाज़ सरप्राइज़िंगली मैं बहुत खुश हुई कि मैं वहाँ तक गई। घर से उठ के उतनी दूर जाना और वहाँ से 500 मीटर करना अगर मैं घर से जाती ही नहीं, फॉर्म भरती ही नहीं, तो मुझे ये भी नहीं पता लगता कि मैं इतना कर सकती हूँ। और फिर मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा देखो मैं इतना 400 मीटर कुछ कर लिया है, तो ही सेड हाँ, आप कर लिया, अब मत जाना, दोबारा नहीं कर सकते हो। और अगले दिन से मैंने डेली वॉक करना स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं रहती थी वहीं से मैंने स्टार्ट किया और मेरे को 1.5 से 2 साल लगे उस डेली वॉकिंग से, जॉगिंग से रनिंग को करने में और उसके 2 साल के बाद मैंने अपना पहला मैराथन अटेम्प्ट किया अ, और मैंने सीधे 21 किलोमीटर्स का ही फॉर्म भरा। मैंने कहा कि कोई नहीं 21 अटेम्प्ट करके हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था, इट वाज़ जस्ट फॉर माय ओन सेल्फ। अगेन जैसा मैंने बोला कि इट इज़ ऑल इन योर माइंड अगर आपने अपने माइंड एंड मैंने सक्सेसफुली अपना 21 किलोमीटर बहुत बहुत बैड टाइमिंग्स के साथ पूरा किया, लेकिन मैंने पूरा किया। सो हाँ, सो एंड उसके बाद मेरे डॉक्टर ने अपनी थ्योरी चेंज की एंड ही टोल्ड हिज पेशेंट्स कि व्हाई यू शुड नॉट लिसन टू योर डॉक्टर ऑल द टाइम और आपको अपना विल पावर पे काम करना चाहिए और फिर उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर को भी एक मैराथन अपने साथ दौड़ाई थी। ओह वाओ! लवली। या बट बाय दिस टाइम शालिनी जी आई थिंक आपकी दूसरी शादी भी हो गई थी एंड इस टाइम भी शायद किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, तो हाँ, उस शादी के बारे में हमें कुछ हाँ, सो बताइए। जो मैं ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये मेरी आफ्टर गेटिंग 6 मंथ्स आफ्टर माय वेडिंग ये हुआ था और रीमैरेज किया था मैंने 2008 में व्हिच वाज़ अगेन हमारे यहाँ यही होता है ना कि शादी एंड पार्टनर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड पेरेंट्स होते हैं कि पूरी लाइफ पड़ी है, कैसे करोगे? वेदर आई एम स्टिल अर्निंग, आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट तो कहीं न कहीं मैं तो ऐसा चाहती नहीं थी रीमैरेज करना बिकॉज़ चाइल्ड है मेरे पास और थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ कि इट्स नॉट ईज़ी फॉर एनीबॉडी कि यू आर अभी हम बहुत चेंज हो गए हैं लेकिन जो मैंने टाइम देखा है इट इज़ नॉट ईज़ी टू अडॉप्ट समबडीज़ चाइल्ड एंड से कि इट इज़ माय ओन चाइल्ड। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें रहती थी बट स्टिल आई वेंट अहेड एंड गॉट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर ओनली. He was a retired officer, but things didn't go out well, and I became victim of domestic violence. It was more of मतलब शादी ना कह के मैं बोलूँ कि एक तरह से मैं किसी ट्रैप में फँस गई थी और मेरे बच्चे ने भी काफ़ी उस टाइम प्रॉब्लम झेली बिकॉज़ ऑफ दैट वेडिंग और वो अगेन एक मेरे लिए बहुत ट्रॉमा था बिकॉज़ मैं अपनी रिकवरी से झेल रही थी बाहर निकल रही थी जो मेरी फिज़िकल इंजरी थी बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सीडेंट और उसके बाद मैं आई लॉस्ट माय डैड और बस आई लॉस्ट माय डैड और उसके 3-4 मंथ्स के बाद आई बिकेम विक्टिम ऑफ बैड डोमेस्टिक वायलेंस और उससे भी बुरा ये था कि मेरे बेटे ने वो वायलेंस होते हुए देखा। वो वो भी कहीं न कहीं उस चीज़ उसके लिए भी एक ट्रॉमा सेट इन हो गया था। और या इट टूक मी सम टाइम टू गेट आउट ऑफ इट बट जैसा मैंने बोला कि इट इज़ ऑल इन द माइंड कि हम अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करें। मैंने सोचा कि मैं अभी बे किसी को ब्लेम करूँ और या कुछ करूँ आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड बैक अगेन। इस टाइम बस एक सेविंग ग्रेस ये था कि आई वाज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी और मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन थी और आर्मी में रहने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरीके का था मेरा। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कोप कोप करना ईज़ी था
और अगर मैं कह रही हूँ ईज़ी था तो उतना भी ईज़ी नहीं था बिकॉज़ फॉर सम टाइम आई वेंट इंटो डिप्रेशन बिकॉज़ अगर बैक टू बैक कई सारे अगर अ, शॉक्स लगते हैं तो कहीं न कहीं माइंड आई थिंक इट टेक्स दैट ट्रॉमा बिकॉज़ ऑफ द ट्रॉमा आई वेंट इंटो डिप्रेशन बिकॉज़ जो मेरा रीमैरेज था आई हैड अ लॉट ऑफ होप टू गिव अ वेरी स्टेबल फैमिली लाइफ टू माय चाइल्ड एंड ऑल्सो एवरीबॉडी नीड्स अ पार्टनर इन लाइफ बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी कि आप पूरी लाइफ अपनी अकेले स्पेंड करें। तो कहीं न कहीं वो थॉट प्रोसेस भी था कि चलो अभी आई एम गेटिंग रीमैरिड तो लॉट ऑफ थिंग्स विल अगेन बी फाइन एंड तो अगर वैसा नहीं हुआ तो माइंड अगेन टूक अ टोल और बट जब मैंने डॉक्टर को मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि आई हैव सीन यू मच स्ट्रॉन्गर देन दिस तो मैं आपको किसी मेडिकेशन पे नहीं डालूँगा। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन अपने आप आना है बाहर। अब आप कैसे बाहर आओगे, ये आप अपने आप डिसाइड करोगे। तो एंड इस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने रनिंग को अपना पार्ट बनाया था। कैन जस्ट कनेक्ट इट लाइक दैट कि मैंने अपने आप को आप कहीं पे अपना माइंड को फ़ोकस करोगे तो आप सो आई थिंक मैंने रनिंग को एक अपना फ़ोकस दिया और आई थिंक दैट हेल्प्ड मी टू कोप अप विद दैट और मैं उस डिप्रेशन से भी बाहर आ पाई। और आई थिंक अगर आप कोई एक ऐसा एक्टिविटी पिक कर लेते हो, जैसे आपकी जो हॉबी है, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो सो वो भी आपको बहुत ज़्यादा गुड हार्मोन्स देते हैं बॉडी में लाइक इफ आई कंप्लीट अ 5 किलोमीटर रन, तो दौड़ते-दौड़ते भी बहुत सारे थॉट्स आते थे, अच्छे, बुरे, ये वो, लेकिन जब मैं कंप्लीट करती थी अपना 5 किलोमीटर रन, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता था कि मैंने कुछ अचीव किया। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया इस रनिंग ने कोप अप करने के लिए जो सेटबैक्स आए थे लाइफ में। एब्सोल्युटली आई कांट इमेजिन व्हाट यू हैड टू गो थ्रू एंड आपने एक बहुत ही सही और करेजियस डिसीजन लिया ऑफ वॉकिंग आउट। अनफॉर्चुनेटली कई औरतें हैं आप जैसी जिन्हें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है पर वो डिवोर्स से बहुत डरती हैं। उन्हें कभी फियर होता है कि क्या मैं खुद कमा पाऊंगी या फिर सोसाइटी क्या कहेगी, और इस चक्कर में वो डिवोर्स नहीं करते हैं और सहते ही जाते हैं। उन औरतों को आपकी एडवाइस क्या होगी? करण आई एम अभी भी मैं काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ तो मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं और सिर्फ यू विल बी सरप्राइज्ड कि सिर्फ फीमेल्स के नहीं, मेल्स के भी आते हैं हू आर आल्सो ट्रैप्ड इनटू दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हमारे यहाँ थोड़ा-सा ये होता है कि हम हमेशा फीमेल्स को बोलते हैं कि दे आर वीक और उन्हीं के साथ बुरा हो रहा है या वही डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है या उन मतलब ऐसा नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है, मतलब मेरे पास ऐसे केस आए हैं जिसमें मेन आर आल्सो विक्टिमाइज्ड, उन वो भी बहुत झेल रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द मैरिज बिकॉज़ बच्चे होते हैं, सोशल टैबू होता है, डर होता है बिकॉज़ हमारे लॉज़ इतने वीक हैं बंदों के लिए। तो दोनों केसेस में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी उसी डायलेमा में थी कि मैं, क्योंकि मेरी सेकंड मैरिज थी और यू नो आवर कंट्री, एक बार विडो हो गए और दोबारा डिवोर्सी तो मतलब बहुत बड़ा, मतलब मैं तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना वो मनहूस हो जाते हैं ना कि मतलब कहीं जाओगे तो मतलब इससे दूर रहना, इसका तो मैं मेरे ऊपर भी ये लेबल लग जाएगा सोच के मैं बहुत घबराई हुई थी। इसीलिए मेरे ऊपर ये सेकंड मैरिज को निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी कि आप ऑलरेडी यू आर अ विडो नाउ, मतलब कहीं न कहीं मेरी मदर ने मुझे एक बार ये बोला कि हमें नहीं पता कैसे भी निभाओ। फिर आई उनकी भी गलती नहीं थी बिकॉज़ जो हमारे रीति-रिवाज में लोग देखते हैं कि फिर मैंने अपने ब्रदर से बात की एंड माय ब्रदर इज़ अ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग और आई हैव अ ट्विन ब्रदर, मेरे से 5 मिनट बड़े हैं। लाइक मतलब मैं उसको अपना सोलमेट ही कहती हूँ, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज़ अ स्पाउस इज़ योर सोलमेट, वी आर बॉर्न टुगेदर। तो ही टोल्ड मी कि दुनिया में कौन क्या कहेगा, यू शुड नॉट बी बॉदर्ड, फर्स्ट यू आर अर्निंग, इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग स्टेप आउट एंड फाइंड अ वे एंड यू विल स्टार्ट अर्निंग, बिकॉज़ जब तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई थी यू वर नॉट अर्निंग एंड यू फाउंड अ वे, और आज तो तुम कमा रही हो, you are in a very secure position financially, why you have to even think about it? तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ, जब मैं 23 साल की थी, जब मैं कमा नहीं रही थी, एक डेढ़ साल के बच्चे के साथ, जब मैं इतना बड़ा डिसीज़न लेके बाहर आ सकती हूँ, तो आज मैं किस चीज़ से घबरा रही हूँ?
तो जो भी मुझे सुन रहे हैं इस कोर्स में, उनको बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी जो है ना, ह्यूमन लाइफ इज़ वन, और मैंने बहुत अपने इस लाइफ में एक्सपीरियंसेस देख लिए, और ये लाइफ आपकी है। उसमें हमें ट्रैप होके नहीं रहना है कि लोग क्या कहेंगे। आप जब अपने घर आ रहे हो, मैं ऑफ़िस से घर आऊँ और अगर मेरे को 1-2 रोटी मैं खुशी से नहीं खा सकती, एंड इफ आई हैव टू क्राई एवरी डे, या जो मेरे साथ बंदा रह रहा है वो मेरे से इतना परेशान है कि वो रो-रो के सो रहा है, आइदर वेज़ सम वन इज़, मतलब आप देखो तो दोनों कहीं न कहीं परेशान हैं। सो इट्स बेटर कि अपनी लाइफ़ को टॉक्सिक नहीं करें और जस्ट स्टेप आउट ऑफ इट। और दुनिया में लोग क्या कहेंगे, लोग 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, फिर उनको कोई और मिल जाएगा, फिर वो उसके बारे में कहेंगे। तो वी कांट स्पॉइल आवर लाइफ थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। मेरे अंदर भी ये बहुत ज़्यादा था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और शायद ये सेकंड मैरिज से स्टेप आउट करने के बाद ही मेरे दिमाग से ये खत्म हुआ कि ये लोग क्या कहेंगे। तो और अभी आई आई हार्डली केयर लोग क्या कहेंगे, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। तो मैं हर किसी को ये कहूँगी, आइदर ही इज़ अ मेल और अ फीमेल, if you are not happy in your domestic relationship, it's better to step out। अपनी लाइफ को हेल मत करो, दूसरों की चिंता मत करो, अपनी लाइफ हेल मत करो। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। चलो, कैप्टन शालिनी, इस समय के बाद आई थिंक आपकी लाइफ में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट आया। आपने रैंप वॉक करने का चुनाव लिया, एंड आपने सिर्फ रैंप वॉक ही नहीं किया, आपने मिसेस इंडिया का भी खिताब जीता। तो आप इस अनुभव के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? सो मिसेस इंडिया इज़ अगेन बहुत स्पेशल मोमेंट है मेरी लाइफ का, जब वो क्राउन मुझे पहनाया गया। अनबिलीवेबल मोमेंट था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी मैं एक मॉडल कहलाऊँगी, मैं एक पेजेंट विनर कहलाऊँगी, मैं एक ब्यूटी क्वीन कहलाऊँगी, ये तो शायद मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था। बट बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैंने मतलब आई जस्ट वेंट देयर, एक एक्सपीरियंस के लिए गई थी। विनिंग और लूजिंग तो मेरे माइंड में नहीं था, बिकॉज़ मैं बहुत अनश्योर थी कि आई विल विन, बिकॉज़ मैं मॉडल नहीं थी, मेरा वैसा बैकग्राउंड नहीं था। बट अगेन इतनी अनश्योर भी नहीं थी कि मैं नहीं जीतूँगी, बिकॉज़ आप अपने आप एज़ आई से इट इज़ ऑल इन योर माइंड, आप अपने माइंड को क्या ट्रेन करते रहते हैं। सो या व्हेन माय नेम वाज़ अनाउंस्ड एज़ अ विनर, तो इट टूक मी 8 टू 10 सेकंड्स टू बिलीव इट कि दे हैव अनाउंस्ड मी। या एंड इन फैक्ट मैं खड़ी रही, सो द गर्ल स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी शी सेड, "ओह! they're announcing your name, you are the winner." So yeah, again it is like तो जैसा जब मैंने आर्मी जॉइन किया, मेरे स्टार्स लगे, एक वो मोमेंट था। फिर जब मैं हस्बैंड का अवार्ड लिया, एक वो मोमेंट था। और जब पहला अपना मैराथन कंप्लीट किया, उसका मेडल लिया, वो मोमेंट, और फिर ये अपना जो मैंने क्राउन लिया, या सो आई थिंक ये सब मेरे लिए माइलस्टोन्स हैं लाइफ के। और इफ यू सी, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये एक भी चीज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये जैसे हमारे 4 डायरेक्शंस होते हैं ना, तो दे आर लाइक दैट। बट इफ आई एम एबल टू डू सो मेनी थिंग्स, दैट मीन्स आप कुछ भी सोचो तो आप अचीव कर सकते हो। और कई बार मुझे लगता है कि मैं कितनी कन्फ्यूज़्ड हूँ कि मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है, सब कुछ कर लूँ। बट व्हेन आई टेक इट कि लाइफ तो एक ही है ना, इसमें हम जितना कुछ कर सकते हैं, कर लें। नहीं, ये बात सुन के मुझे एक रूमी का कोट याद आ रहा है। इट सेज, व्हाई स्टे इन प्रिजन व्हेन द डोर इज वाइड ओपन। तो ये सब मेंटल प्रिजन ही हम लोग खुद बना लेते हैं और उसमें अटके रहते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। नेक्स्ट I'd like to ask you a hypothetical question। हम जानते हैं कि आपका एक बेटा है, पर अगर आपकी एक डॉटर होती, हुँ। तो वो कौन सी वैल्यूज है जो आप उसे देना चाहती है, चाहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे मैरिज की एज से रिलेटेड हो, या कुछ और। हाँ, मतलब करण बहुत दिल के पास वाला क्वेश्चन पूछा है। मेरी और हमेशा से इच्छा थी कि मेरी एक डॉटर हो। मैंने अपने बेटे को भी फ्रॉक-व्रॉक पहना के बड़ा किया है। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मेरे लिए कि मेरी अगर एक डॉटर हो, या जो भी मुझे सुन रहे हैं अगर उनके पास लड़कियाँ हैं, तो फर्स्ट टीच देम टू बी इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन फीट, मतलब दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी। सबसे ज़रूरी क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड मेंटल इंडिपेंडेंस।
हम जो हमारा एक समाज है, जो हम इतना ज़्यादा एक ओवर पावर कर देते हैं कि एक लड़की की जो एग्ज़िस्टेंस है वो बंदे के साथ ही है, तो उसको थोड़ा कम करना है और मैरिज कैन वेट बट आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शुड नॉट वेट। और एक लड़की के लिए मेरी तो ये है कि यू शुड नॉट ड्रीम कि मेरे को कैसा पति मिलेगा, प्रिंस मिलेगा, बिलियनेयर मिलेगा हू विल टेक केयर ऑफ मी। प्लीज़ डोंट बिलीव इन दैट थिंग। यू बाय योर ओन डायमंड्स, अपने आप को खुद इस काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े। एंड आपका आई थिंक इस नोट पे हम लोग पॉडकास्ट भी समाप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, एंड आपसे बात करके काफ़ी कुछ सीखने मिला। मतलब आपने कितनी बारी ये कहा कि मैंने अपने फैमिली को ये बात बताई एंड दे वर नॉट श्योर बट देन यू पावर्ड थ्रू एंड यू ब्रोकन सो मेनी ग्लास सीलिंग्स ऑन योर वे। एंड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, आपके सैक्रिफाइसेस के लिए, मेजर अविनाश के सैक्रिफाइसेस के लिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ बोथ ऑफ आवर हार्ट्स द डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट वाज़ बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, इंटरैक्ट करके एंड थैंक यू टू ऑल माय लिसनर्स जो भी ये सुन रहे हैं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस सबको मेरी तरफ से। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम जब तक पॉसिबल हो एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हर नए पॉडकास्ट के लिए नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक यू so much for joining us today. We will see you in the next episode.